हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप कॉमसेट यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम के लिए, चाहे आपका कोई 4 साल डिग्री प्रोग्राम है या फिर आपने एमफिल में एडमिशन लेना है या फिर पीएचडी में, तो इस वीडियो में आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल एडमिशन के प्रोसेस की। चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पर ओपन कर लेनी है अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। चूँकि मैं अप्लाई करूँगी इस्लामाबाद कैंपस में, तो इसके लिए फिर मैं सर्च करूँगी कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आपका जो भी कैंपस है आप वो वाला सर्च करोगे, ठीक है। मतलब मेरा इस्लामाबाद है तो मैं इस्लामाबाद सर्च कर रही हूँ, आपका जो कैंपस है आप वो वाला सर्च करोगे। बाकी एडमिशन का प्रोसेस तकरीबन सेम होता है सारा। तो ये मेरे पास कॉमसेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। आप कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की वेबसाइट से भी बाकी कैंपसेस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका आपको तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस्लामाबाद कैंपस एडमिशन अनलॉकिंग योर पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपको साइड के 3 लाइंस पर टैप करना है और फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। तो अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना, उसका ऑप्शन बना हुआ, ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना उसका ऑप्शन है, और फिर अगर पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करने का इरादा तो उसका भी ऑप्शन है। तो आपको जिस भी ऑप्शन को चूज़ करना है आप अपने लिए वो कर सकते हैं। चूँकि मैं एमफिल में मुझे अप्लाई करना है तो मेरा एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो फिर मैं ग्रेजुएट पे टैप करूँगी। अब यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, खुद से ही यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन करने की कोशिश करते रहते हैं, तो उनका फिर वो नहीं होता। तो आपने डायरेक्टली अभी यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डालना जब तक आपका रजिस्टर नहीं होता। तो रजिस्टर आप खुद को कहाँ से करेंगे, यहाँ नीचे से, ठीक है, साइन अप फॉर एडमिशन। तो यहाँ से आप खुद को रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाइंग फॉर, तो आपने चूज़ करना है आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैं एमएस के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं एमएस को टैप करूँगी। जिस भी कैंपस में आपने अप्लाई करना, आप यहाँ से वो कैंपस चूज़ करोगे। मैं इस्लामाबाद कैंपस में करूँगी तो मैं इस्लामाबाद चूज़ करूँगी। और फिर यहाँ पे नेम आपने अपना एंटर करना, उसके नीचे आपने लॉगिन एंटर करना। सो नेम में आप अपना नेम लिखोगे, लॉगिन में भी चाहे तो सेम नेम ही लिख दें, मैं तो नेम ही लिखती हूँ। आगे ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना, फिर आपने अपना पासवर्ड डालना। कोई भी आप अपनी तरफ से पासवर्ड लगा सकते हैं। याद रखिएगा कि आपको अपना जो यूज़र नेम है और आपका जो पासवर्ड है, ये दोनों चीज़ें आपको यूज़ करनी है साइन इन के लिए। तो इनको आपको याद रखना है कि अक्सर बच्चों का बाद में साइन इन नहीं हो रहा होता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के वक्त उन्होंने जो पासवर्ड डाला होता है वो उनको याद नहीं होता। तो रजिस्टर करते हुए जो भी पासवर्ड डालो वो आपको याद रखना है। रीटाइप पासवर्ड, तो जो पासवर्ड आपने ऊपर डाला था आपको कंफर्मेशन के लिए रीटाइप पासवर्ड में दोबारा लिखना है, ठीक है। फिर आगे कैप्चा दिया हुआ, आपको उस कैप्चा को सॉल्व करना है। तो अक्सर बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है, उनसे कैप्चा सॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर की मिस्टेक कर रहे होते हैं वो। जैसे यहाँ पे ओ लिखा हुआ है तो अक्सर बच्चे ओ की जगह पे 0 एंटर कर रहे होते हैं, तो फिर इस वजह से भी उनका कैप्चा रजिस्टर नहीं हो रहा होता। तो कैप्चा रजिस्टर नहीं हो रहा अगर आपका, तो क्या आपने करना है, सिंपल देखो कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, कहीं 0 और ओ में कन्फ्यूजन की वजह से आपका कैप्चा रजिस्टर तो नहीं हो रहा। तो मतलब इस तरह की मिस्टेक होती है छोटी मोटी, जैसे ही आप ठीक करोगे आपका कैप्चा रजिस्टर हो जाएगा और आपने सिंपल गेट रजिस्टर्ड पे टैप कर देना है। क्योंकि जैसे ही गेट रजिस्टर पे टैप करोगे तो आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने वापस से ऊपर आ जाना है, अपने यूज़र नेम और अपना जो पासवर्ड है वो आपको डाल लेना है। तो जो ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे, साइन इन पे टैप करोगे, तो आपका वेलकम, आगे आपका यूज़र नेम लिखा आ जाएगा और लिखा आएगा चूज़ योर अप्लाइड कैंपस। तो यहाँ से जो आपने कैंपस पहले चूज़ किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त, सेम कैंपस आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो मैंने चूँकि इस्लामाबाद किया था तो मैं फिर से यहाँ पर इस्लामाबाद पर टैप करूँगी। तो फिर से मेरा लिखा आ गया वेलकम, आगे मेरा यूज़र नेम है, उसके नीचे इस्लामाबाद लिखा हुआ, क्योंकि ये मेरा एप्लीकेशन ऑब्वियसली इस्लामाबाद कैंपस के लिए है। और इसके आगे मेरा डिग्री प्रोग्राम लिखा हुआ एमएस, ठीक है। तो अगर आप बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीएस यहाँ पर लिखा होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे इंस्ट्रक्शंस हैं। सो इंस्ट्रक्शंस में यही है कि जो फॉर्म सबमिशन है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। ये बहुत सी हैं पॉइंट्स, मैं आपको ऐसे ही पढ़ के बता देती हूँ। तो ये कि जो फॉर्म सबमिशन है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। सो एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए, अप्लाई करते वक्त आपको कोई यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, टोटल प्रोसेस ऑनलाइन है, यही लिखा हुआ। फिर यही लिखा हुआ कि अगर आप चाहते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो सक्सेसफुली, तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है, कोई छोड़ना नहीं है। फिर यही है कि फ़ी डिपॉजिटेड फॉर एडमिशन प्रोसेस इज़ नॉन रिफंडेबल। इसका क्या मतलब है कि जो आप एप्लीकेशन की फ़ी होती है, जैसे 2500 यहाँ पर एप्लीकेशन की फ़ी है,
तो वो नॉन रिफंडेबल है। जैसे हो सकता है आप मेरिट पर नहीं आए, आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है आपको आपकी एप्लीकेशन फ़ी वापस मिलेगी, वो नॉन रिफंडेबल है, नहीं वापस मिलती, चाहे आपका एडमिशन हो या फिर नहीं हो, एडमिशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। बात समझ आ गई? अच्छा, योर एप्लीकेशन सबमिशन, और फिर यही लिखा हुआ कि जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता तो फिर उसको वेरीफाई किया जाता है स्टाफ की तरफ से। आगे ये लिखा हुआ कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगला ये लिखा हुआ है कि अगर आपने जो अक्सर बच्चों का ये होता है कि एडमिशन की डेट गुजर गई, उसके बाद वो एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे होते हैं, तो वो वाला आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, जो एडमिशन की क्लोजिंग डेट के बाद आप दे रहे हो, कि एडमिशन की क्लोजिंग डेट, एडमिशन क्लोज हो चुके हैं और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हो यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई, कि वो वाले स्टूडेंट्स जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? अक्सर बहुत बच्चे पूछ रहे होते कि हमारा रिजल्ट नहीं आया, क्या हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ, अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, चाहे वो BS का है या फिर आपका FSC का रिजल्ट है, अगर वो नहीं आया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आगे है कैंडिडेट्स हैविंग लेस देन 45% मार्क्स इन देयर मैट्रिक FSC सिस्टम आर हैविंग ओवरऑल D ग्रेड इन सेट प्रोग्राम्स नीड नॉट टू अप्लाई। तो कहा गया है कि वो वाले स्टूडेंट्स जिनके मैट्रिक में या FSC में या BS में या उनकी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में कहीं पर भी उनके मार्क्स जो हैं वो 45% से लेस हैं ओवरऑल डिग्री प्रोग्राम में, या फिर उनका जो ग्रेड है वो D है, तो उस केस में उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो उनका एडमिशन नहीं होगा। मतलब जिन स्टूडेंट्स के 45% से कम मार्क्स रहे हैं मैट्रिक में या फिर FSC में या फिर उनका जो BS का ओवरऑल रिज़ल्ट है उसमें, या फिर उनका अगर ग्रेड के हिसाब से देखा जाए तो उनका D ग्रेड रहा है, तो उनको ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की। आगे फॉरेनर्स के लिए है, ये पॉइंट छोड़ देते हैं। अच्छा, ये चूँकि मैं MS के लिए अप्लाई करी हूँ, MPhil के लिए अप्लाई करी हूँ, तो जो MPhil है उसमें एडमिशन के लिए जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है वो है GAT टेस्ट, कि आपके पास GAT टेस्ट लाजमी होना चाहिए। सो GAT टेस्ट पास मतलब ये है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके GAT के टेस्ट में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ वैलिड गैट, तो वैलिड गैट का क्या मतलब है? जैसे गैट टेस्ट की वैलिडिटी होती है कि पिछले 2 साल में जब भी आपने टेस्ट दिया वो आपका एडमिशन के लिए यूज़फुल होगा। जैसे मतलब जो गैट टेस्ट है उसकी वैलिडिटी 2 साल तक होती है, मतलब अगर मैंने पिछले साल टेस्ट दिया तो मैं उस टेस्ट की बेस पे इस साल अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, एडमिशन के लिए। हाँ, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 3 साल पहले टेस्ट दिया और वो बोले कि मैं उस टेस्ट की बेस पे अभी एडमिशन के लिए अप्लाई करूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वैलिड गैट रिज़ल्ट का होना बहुत ज़रूरी है, गैट टेस्ट के वैलिड रिज़ल्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस साल अप्लाई करें गैट के लिए तो मतलब आपने पिछले साल गैट दिया हो तो वो यूज़फुल होगा, एक्सेप्टेबल होगा इस साल। बात समझ आ गई? और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि गैट टेस्ट का रेलिवेंट होना ज़रूरी है। गैट टेस्ट की भी टाइप्स होती हैं, जैसे A टाइप, B टाइप, C टाइप। तो जो चूँकि मैंने MPhil में अप्लाई करना है, MPhil केमिस्ट्री के लिए, तो मेरा जो गैट टेस्ट है वो गैट C टाइप है, तो मैंने गैट C ही दिया था, तो वो भी मेरा रेलिवेंट है, तो ऑब्वियसली मैं उसकी बेस पे अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि हमने तो गैट दिया नहीं, अभी तो हमने गैट दिया ही नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि कॉमसेट यूनिवर्सिटी खुद गैट टेस्ट ले रही है। अगर आपने नेट देना ऑब्वियसली तो आपका नेट भी ले रही है ऑन कैंपस, तो आप वो दे सकते हैं जब चाहे। ऑलमोस्ट 4 दफ़ा कॉमसेट टेस्ट लेगी, आप देख लें नेक्स्ट डेट कब है टेस्ट की, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। अभी आप एप्लीकेशन दोगे ना, तो एप्लीकेशन में ही एक स्टेप आता है जिसमें वो पूछते हैं कि क्या आप टेस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आपने टेस्ट देना है तो ऑब्वियसली आप दे सकते हो। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, यूनिवर्सिटी खुद टेस्ट ले रही है, आप टेस्ट दे सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन कंसीडर होगी। हाँ, और उन बच्चों का जिन्होंने पहले कभी गैट दिया था NTS के थ्रू, और अभी उनको ये है कि NTS के थ्रू हम लोगों ने गैट दिया था और उस टेस्ट के मार्क्स हमारे अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, तो उनको लगता है अभी दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बेशक ना दें। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे भी एप्लीकेशन में ऑप्शन आता है जहाँ पर अपने आपको गैट का रिज़ल्ट अपलोड करना होता है। तो अगर गैट टेस्ट दिया है तो आप अपना रिज़ल्ट ज़रूर अपलोड करें। तो कुछ बच्चों को ये भी क्वेश्चन नहीं दिया, तो फिर ऑब्वियसली आपको ये एक ऑप्शन आता है कि आप कॉमसेट के थ्रू गैट देना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर येस करना है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ। और कुछ बच्चों का ये होता है कि पहले हम लोगों ने टेस्ट दिया है, उसमें हमारे मार्क्स आए हैं,
जितने भी आए हैं, जैसे 60 आ गए हैं और अभी हम अगर फिर से टेस्ट दें और अभी हमारे मार्क्स कम आ जाएं तो क्या वो पहले वाला टेस्ट कंसिडर नहीं होगा? तो कॉमसेट की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि आपका जो टेस्ट सबसे हाई स्कोर रखेगा वो मेरिट कैलकुलेशन में कंसिडर होगा, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, अगर आपका पहले वाला गैट आपने दिया हुआ, अभी फिर से आप गैट देते हैं और आपके अभी वाले गैट में कम मार्क्स आ जाते हैं, पिछले वाले गैट में ज़्यादा थे, तो ऑब्वियसली जो कॉमसेट है वो ज़्यादा मार्क्स वाला टेस्ट ही आपका कंसिडर करेगी, तो इसका मसला नहीं है, ठीक है। तो आप बेशक बार बार टेस्ट हो, तो जो टेस्ट आपका सबसे हाई मार्क्स रखेगा कॉमसेट वो वाला टेस्ट एक्सेप्ट कर लेगी। बात समझ आ गई? अब एग्री और प्रोसीड पे आपने टैप कर देना है, सिंपल। सो पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको डेट चूज़ करनी है, फिर मंथ चूज़ करना है, फिर आपको ईयर चूज़ करना है, फिर आपको अपना जेंडर बताना है, नेशनैलिटी बतानी है, डोमिसाइल बताना है। चूँकि मेरा पंजाब का है तो मैंने पंजाब चूज़ किया है। CNIC में आपको अपना CNIC नंबर डालना है, फादर का CNIC नंबर डालना है, फिर आपको अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डालना है। आगे लिखा हुआ है IBN नंबर। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है IBN नंबर क्या है। जो आपका कोई भी अकाउंट है, ठीक है, जो अभी एक्टिव है, जो आप यूज़ करते हैं, बैंक अकाउंट की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर उसकी आप चेक बुक देखो, तो उसकी चेक बुक की जो बिल्कुल कवर होता है बाहर, उसके ऊपर IBN नंबर लिखा होता, तो वहाँ से वो आप अपने अकाउंट का IBN नंबर लिख लें। और अगर आपकी चेक बुक के बाहर IBN नंबर नहीं लिखा हुआ तो सिंपल आप चेक बुक के अंदर देखो, तो आपका जो चेक है उसके मतलब अगर आप चेक फाड़ भी दो ना तो शुरू में थोड़ा सा पीस उसका रहता है। सो जो शुरू वाला पीस है ना, वहाँ पे IBN ज़रूर लिखा होता है। IBN भी लिखा होता है, अकाउंट टाइटल भी लिखा होता है कि आपका अकाउंट किसके नाम है। और फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सेफ़ वेबसाइट है। ऑब्वियसली इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करती है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने अकाउंट का IBN नंबर यहाँ पर डालो और अकाउंट टाइटल डालो। तो IBN नंबर डाल दिया, ठीक है, ये कुछ आप। और फिर अकाउंट टाइटल जिसके नाम अकाउंट है वो होता। सो आगे बैंक नेम है, तो जिस भी बैंक का वो चेक बुक है, ठीक है, वो आपको उस बैंक का नेम लिखना है, वो भी चेक बुक के ऊपर लिखा होता है। समझ आ गई? IBN नंबर आपको दिखेगा वहीं से ही, अकाउंट टाइटल मिल जाएगा और बैंक नेम, ये तीनों चीज़ें आपको चेक बुक से मिलेंगी। आगे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे आपने टैप कर देना है। आगे एड्रेस डिटेल्स मांग रहा, सो यहाँ पे मेरा परमानेंट एड्रेस मुझे चाहिए, सो परमानेंट एड्रेस लिखूंगी। सिटी, तो अगर आप सिटी में रहते हैं तो ऑब्वियसली सिटी की लिस्ट आएगी, आप वहाँ से अपनी सिटी चूज़ कर सकते हो। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप सिंपल अदर को चूज़ करेंगे। फ़ोन नंबर आपको अपना देना है, मेलिंग एड्रेस देना है। तो मेरा चूँकि जो परमानेंट एड्रेस था, मेरा मेलिंग एड्रेस सब कुछ वही है, तो मैंने यहाँ पे सेम एज़ परमानेंट एड्रेस पे टिक किया, या जो चेक बॉक्स बना था यहाँ पे मैंने टिक किया, तो साथ ही मेरा जो है वो सारा डाटा खुद ब खुद फिल हो गया। जो मैंने ऊपर एड्रेस दिया था, सेम वाला एड्रेस मेरा मेलिंग में भी आ गया है। यहाँ पर नीचे फिर मेरा फादर या गार्डियन का एड्रेस है, सो ये भी मैंने सेम एज़ परमानेंट एड्रेस बोल दिया है, तो वो भी खुद ब खुद फिल हो गया। अगर आपका कुछ और ऑब्वियसली आप खुद से फिल कर सकते हो। यहाँ पर फ़ोन है, सो यहाँ पर फ़ोन नंबर आप लिखोगे। नीचे आपका फिर से मोबाइल है, सो मोबाइल में आप अपने फादर या गार्डियन का मोबाइल नंबर लिखोगे, सो वो आपने लिखना है। फिर यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे टैप कर देना है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। अच्छा, फ़ोटो अपलोड करते हुए आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी फ़ोटो है वो कलरफुल फ़ोटो होनी चाहिए। आपने मोबाइल फ़ोन का सिंपल कैमरे से कैप्चर करो अपनी फ़ोटो, अच्छी सी प्रोफेशनल लुकिंग, और उसका बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपने मोबाइल से अपना फ़ोटो ले लिया, कैमरे से फ़ोटो ले लिया। अब आपने क्या करना है, उस फ़ोटो को आपने गूगल पे जाके एक होते हैं जिनको बोलते हैं बैकग्राउंड चेंजर, आपने बैकग्राउंड चेंजर को सर्च करना है और वहाँ पे अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करके ब्लू कर लो। सो अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लू करें, वहाँ से फ़ोटो को डाउनलोड करें और सिंपल यहाँ पे अपलोड कर दें। सो फिर आपने मूव नेक्स्ट पे चले जाना है। आप सेव एंड मूव नेक्स्ट करेंगे तो आगे एजुकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। सो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन की सारी डिटेल डालनी है। तो सबसे पहला है SSC या O लेवल डिटेल्स। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर SSC या O लेवल बोलते हैं मैट्रिक को, ठीक है। सो यहाँ पे आपने लिखना है कि आपका क्या है। सो मेरा मैट्रिक या SSC था, मैंने वो लिखा। आगे आपको अपना बोर्ड बताना है कौन सा। सो मेरा 22 रावलपिंडी था, मैंने वो लिखा। आगे साइंस, तो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो मेरा साइंस था, मैंने वो लिखा। आगे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, यानी उस इंस्टीट्यूशन का नाम जहाँ से आपने अपना मैट्रिक पास किया था। आपको अपनी जो मैट्रिक की सनत है, आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है, वहाँ से अपना मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना ईयर बताना है कि कौन से ईयर में आपने मैट्रिक पास किया है। सो आपका ईयर हो गया। फिर आपको अपने टोटल मार्क्स मैट्रिक के लिखने हैं और उनमें से ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको लिखने हैं।
फिर HSSC या फिर A लेवल डिटेल्स आती हैं। यहाँ पर आपको HSCC या A लेवल डिटेल्स में आपको अपना बताना है कि आप FSC था, ICS था, जो भी था। तो मेरा FSC था, मैंने वो लिखा है। फिर आगे आपको अपना बोर्ड बताना है। सो मेरा 22 रावलपिंडी था। आपको अपने सब्जेक्ट्स बताने हैं। मेरा प्री इंजीनियरिंग था, मैंने वो किया, आप अपना कर लें। फिर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है जहाँ से आपने अपना FSC पास किया है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पार्ट 1 फर्स्ट ईयर का रोल नंबर एंटर करना है। सो यहाँ पर आपने अपना पार्ट 1 का FSC का रोल नंबर एंटर करना है। पार्ट 1 का समझ रहे हो, फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अपना फर्स्ट ईयर का रोल नंबर एंटर करना है अपने यहाँ पर। उसके बाद आपने FSC जिस साल में पास किया आप वो लिखोगे। तो FSC मैंने 2020 में पास की। टोटल नंबर FSC के थे वो जितने ऑब्टेन किए वो। फिर आगे है अंडर ग्रेजुएट 14 ईयर और आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल। तो मतलब अगर आपने 14 ईयर एजुकेशन हासिल की है, जैसे कुछ लोग FSC के बाद BSc करते हैं या BA करते हैं, तो उनका वो 14 ईयर डिग्री होता है। सो वो अपना 14 ईयर डिग्री का या BSc वगैरह का रिजल्ट एंटर करेंगे। तो अगर आपका 14 ईयर डिग्री नहीं है, मतलब FSC के बाद अगर आपका डायरेक्टली 16 ईयर का डिग्री है, तो अब आप सीधा इसको बिल्कुल छोड़ देना अपने अंडर ग्रेजुएट को। आप सिंपल यहाँ पे ग्रेजुएट पे आओगे 16 ईयर पे। तो जो मेरा 16 ईयर डिग्री प्रोग्राम था वो मेरा था BS केमिस्ट्री में। सिंपल मैं वो लिखूंगी, किस यूनिवर्सिटी से मैंने किया मैं उसका नाम एंटर करूंगी, मेरे सब्जेक्ट कौन से थे मैं वो एंटर करूंगी, मैंने कब पास किया, पासिंग ईयर एंटर करूंगी, मेरा टोटल CGPA कितना था वो लिखूंगी। अगर आपके मार्क्स हैं तो आप टोटल मार्क्स लिख सकते हो, और आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे आप वो लिखोगे। और सिंपल आपने सेव एंड मूव नेक्स्ट पे टैप कर देना है। एजुकेशन डिटेल्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है NTS डिटेल्स का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वांट टू रजिस्टर आर अपेयर फॉर NTS टेस्ट वाया कॉमसेट। तो क्या आप कॉमसेट के ज़रिए से लिए जाने वाले NTS टेस्ट के लिए पेयर होना चाहते हो या ख़ुद को रजिस्टर करवाना चाहते हो? तो अगर आपने अभी तक गैट नहीं दिया, टेस्ट नहीं दिया, चाहे अगर आपका नेट टेस्ट है, ठीक है, आप BS के लिए अप्लाई करें, तो चाहे नेट अभी नहीं दिया या गैट नहीं दिया तो आपने यहाँ पर येस बोलना है, ठीक है। क्योंकि हम चाहते, अभी तक हम लोगों ने टेस्ट नहीं दिया तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं हम कॉमसेट के थ्रू अपना NTS टेस्ट दें। और वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने NTS के थ्रू पहले दे रखा है और वो चाहते हैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए फिर से एक दफ़ा टेस्ट दे लें, तो वो भी यहाँ पर येस बोलेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप NTS के थ्रू पहले टेस्ट दे चुके हो जहाँ पे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, 70+ हैं, तो फिर आपको नहीं ज़रूरत यहाँ पर अब दोबारा से टेस्ट के लिए अपेयर होने की, मतलब दोबारा से टेस्ट देने की। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा, तो फिर आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट का एटलीस्ट एक दफ़ा टेस्ट दें। तो चूँकि मेरे पास पहले से गैट पड़ा हुआ है जो मैंने पास किया हुआ है और वो मेरा वैलिड है, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहती हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए मैं कॉमसेट के थ्रू NTS टेस्ट के लिए अपेयर हूँ, तो मैं यहाँ पे येस को टैप करूँगी। सो प्रिंट NTS चालान, यहाँ पर आपने येस करना है। फिर NTS टेस्ट ऑलरेडी टेकन, तो इफ़ यू हैव सक्सेसफुली पास्ड NTS टेस्ट एंड योर रिजल्ट इज़ वैलिड फिल इन दिस सेक्शन। तो अगर आपने पहले से ही टेस्ट दे रखा है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड करोगे। अब बेशक दोबारा से टेस्ट देना चाहते हो, लेकिन पुराने वाला टेस्ट भी आपने यहाँ पर अपलोड करना है ताकि मेरिट कैलकुलेशन के वक्त वो भी कंसीडर हो सकता है आप अभी जो इम्प्रूवमेंट के लिए टेस्ट दें उसमें मार्क्स कम आ जाएं और आपके पहले वाले टेस्ट में ज़्यादा हों, तो फिर कॉमसेट आपके पहले वाले टेस्ट को ही कंसीडर कर लेगी मेरिट कैलकुलेशन के लिए। तो इसलिए आपने अपना जो रिज़ल्ट है वो लाजमी तौर पर अपलोड करना है, इसका आपको बेनिफिट होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर नहीं आपने अभी तक कोई टेस्ट दिया तो आप सिंपल इसको खाली छोड़ देंगे। सो यहाँ पे जो भी मेरा टेस्ट था मैंने उसका रोल नंबर डाला अपने रिज़ल्ट कार्ड से देख के, और यहाँ पे टेस्ट टाइप जो मेरी थी वो लिखी, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे वो लिखा, टेस्ट डेट क्या थी उसका डेट, मंथ और ईयर लिखा। उसके बाद इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन एन NTS टेस्ट सेंटर, जैसे NTS चूँकि साल में 7 से 8 दफ़ा टेस्ट लेती है, तो कुछ बच्चों का यूँ होगा कि अभी तक उन्होंने NTS टेस्ट सेंटर के थ्रू ख़ुद को रजिस्टर करवाया हुआ, लेकिन अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया टेस्ट का। तो वो क्या करेंगे, NTS टेस्ट के लिए जो रोल नंबर स्लिप था उसके ऊपर से अपना रोल नंबर देख के यहाँ पर डाल देना है, और जो आपका टेस्ट सेंटर था उसका नाम भी आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। मतलब अभी तक अगर आपने NTS टेस्ट दिया हुआ है या देना है, मतलब आप रजिस्टर हुए हुए हैं NTS सेंटर के थ्रू ही डायरेक्टली टेस्ट के लिए, तो फिर आप अपने टेस्ट सेंटर का नेम और रोल नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे अपनी रोल नंबर स्लिप से देख के, ठीक है। सो अगर नहीं किया हुआ अप्लाई तो सिंपल इसको ब्लैंक छोड़ दो। तो मैंने नहीं किया हुआ अप्लाई और मैंने करना भी नहीं है क्योंकि मैं अभी कॉमसेट के थ्रू जो टेस्ट दे रही हूँ,
तो यहाँ पे आप सिंपल सेव पे टैप करोगे और नेक्स्ट आ जाओगे। यहाँ पर प्रोग्राम चॉइसेस का ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपने अपने लिए प्रोग्राम चूज़ करना है। सो मेरा प्रोग्राम चॉइस तो जो भी है आपका वो आप चूज़ करोगे। फर्स्ट प्रोग्राम चॉइस हो गया मेरा। उसके बाद मुझे यहाँ से अपना सेकंड प्रोग्राम चॉइस चूज़ करना है। ये ध्यान रखें आप उसके लिए एलिजिबल हों। सो आपके पास रेलिवेंट डिग्री होनी चाहिए ताकि आप इसमें अप्लाई कर सकें। सो मेरा अभी थर्ड प्रोग्राम चॉइस है। और फिर मैं यहाँ पे बस टोटल एडमिशन प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पर लिखे हुए हैं 2500, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं सेव एंड मूव नेक्स्ट पे टैप कर दूंगी। फिर आगे वर्क हिस्ट्री है, तो अगर आप कहीं पर काम करते हैं तो आप इसको ऐड करेंगे, नहीं करते तो सिंपल स्किप कर दें इस स्टेप को। आगे फंडिंग एजेंसी है, तो अगर आप किसी फंडिंग एजेंसी से फंड्स ले रहे हैं आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। अगर नहीं ले रहे तो सिंपल यहाँ पे फंडिंग एजेंसी पे नो को लिखो, नो को टैप करो और फिर सिंपल सेव को करके अगले स्टेप पे चले जाओ, या सिंपल आप इस स्टेप को स्किप ही कर दें क्योंकि हमारा कोई फंडिंग डिटेल्स है ही नहीं। फिर आगे पब्लिकेशन डिटेल्स हैं, तो पब्लिकेशन डिटेल्स पे अपने टाइटल पब्लिकेशन, अच्छा तो कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने बुक्स वगैरह लिखे होते हैं तो वो अपनी पब्लिकेशंस के बारे में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई पब्लिकेशन नहीं है तो सिंपल इस स्टेप को स्किप कर दो। आगे रिसर्च इंटरेस्ट हैं, वो आप अगर अपने कुछ लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते तो सिंपल स्किप दिस स्टेप कर दें। तो मेरे थे, मैंने कुछ 2-3 ऐड कर दिए हैं तो मैं इसको सेव करूँगी। नेक्स्ट लेबर कोटा, तो अगर आप लेबर कोटा पे अप्लाई करें तो आपने यहाँ पे करना है, और सिंपल नहीं करें तो इसको इस चेक बॉक्स को खाली छोड़ो और सेव एंड मूव नेक्स्ट पे चले जाओ। अगला है अदर डिटेल्स का, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, तो अगर आप हॉस्टल या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हासिल करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी की तो फिर आपने यहाँ पर येस करना है। लेकिन अगर आपका अपना कोई गाड़ी का अरेंजमेंट है और आपको कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं लेना यूनिवर्सिटी से, कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं लेना यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप इसको नो करोगे। लेकिन अगर लेना है तो यहाँ पर आपको येस टैप करना है। कोई आपकी डिसेबिलिटी है वो आप, तो फिर उसके लिए भी आप चेक बॉक्स को टिक करोगे, और अगर नहीं है तो सिंपल इसको खाली छोड़ दो। बात समझ आ गई कि अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूनिवर्सिटी की यूज़ करनी है तो यहाँ पर येस करेंगे, नहीं करनी तो सिंपल नो को करेंगे। और हाउ यू नो, तो मतलब ये सारा जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला ये आपने बताना है, इसका सोर्स। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा इंस्टाग्राम, और ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी की इस्लामाबाद की जो न्यूज़ हैं वहाँ से मुझे पता चला है कॉमसेट यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये आपने बताना है। सो आगे आपको सेव कर देना है। आगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए आपने किस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो हर डॉक्यूमेंट है वो 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। आपका हर डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त 2 MB से कम होना चाहिए, और उसका फ़ोटो बहुत क्लियरली आपको लेना है। और 2 MB से कम कैसे करेंगे, आप फ़ोन से अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फ़ोटो लेंगे, और वो जनरली 2 MB से बड़ा होता है, और फिर आपने गूगल पर सर्च करना है साइज़ रिड्यूसर को। तो वहाँ पे अपना साइज़ रिड्यूसिंग किसी भी ऐप पे जाओ या वेबसाइट पे, वहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करो, वहाँ से उसका साइज़ रिड्यूस करो। वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप कितना रिड्यूस करना चाहते हैं। सो 2 MB से कम करके वहाँ से डाउनलोड कर लो उसको, और फिर यहाँ पे अपलोड कर दो। बात समझ आ गई। तो अगर आप डायरेक्टली 2 MB का डालोगे तो फिर मसला हो जाएगा आपके लिए। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो इमेज का साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है कि अगर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो बहुत ब्लर है, सही से पढ़ा नहीं जा सकता, तो वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपको थोड़ा क्लियर फ़ोटो लेना है। आगे SSC डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है सबसे पहले, यानी आपने अपना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। फिर HSSC या A लेवल का है तो यहाँ पे आपने अपना FSC का रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। तो मैंने इमेज को पहले सारे फ़ोटोज़ ले लो जितने भी रिज़ल्ट कार्ड्स चाहिए, ठीक है, उनके साइज़ रिड्यूस कर लो, 2 MB से कम कर लो, फिर आप यहाँ पर अपलोड करो। फिर अपलोडिंग CNIC है, तो यहाँ पर आपने अपने CNIC का फ्रंट और फिर यहाँ पे नीचे उसका बैक अपलोड करना है। फिर BA BSc BCom का ट्रांसक्रिप्ट, तो अगर आपने BA किया है, BSc किया है
तो आपने अपलोड करना है, ऑप्शनल है। नहीं किया हुआ तो ऑब्वियसली हम इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आगे BS, MSc या MA का ट्रांसक्रिप्ट, तो अगर आपने BS किया हुआ है, MSc किया हुआ है या MA किया हुआ है तो आप उसका ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर अपलोड करोगे। आगे NTS रिजल्ट है, तो इफ़ एनी, तो मतलब अगर आपने पहले से कोई NTS टेस्ट दे रखा है तो आप उसका रिजल्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो फिर अभी कॉमसेट का आएगा ना, तो वो आपका खुद ही एक्सेप्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई। अब मूव नेक्स्ट पे आपको टैप कर देना है। कन्फर्म एडमिशन फ़ी, सो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी विल बी मेड थ्रू वन लिंक, तो प्रिंट योर फ़ी चालान फ्रॉम बिलो लिंक, तो यहाँ पे अभी टाइम आ गया है कि आप अपना चालान डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना प्रिंट योर फ़ी चालान फ्रॉम बिलो लिंक, यहाँ पे आपने सिंपल टैप करना है और कुछ टाइम लेगा और उसके बाद ये आपका चालान फॉर्म डाउनलोड होके आ गया है। फॉर्म डाउनलोड होके आ गया। अगर यहाँ पे आप अपनी फ़ी देखो तो लिखी हुई है 3500, तो क्योंकि 2500 एप्लीकेशन का फ़ी है और जो भी कॉमसेट के थ्रू आप एंट्री टेस्ट दे रहे हो उसकी अलग से फ़ी है 1000 रुपये, तो वो ऐड होके टोटल 3500 बन गई है। बात समझ आ गई। तो 2500 आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो फिर आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। और यहाँ पर आपको पता है कॉमसेट 4 दफ़ा टेस्ट ले रही है, तो हर दफ़ा की जो है वो 1000 रुपये टेस्ट फ़ी है। तो जितनी दफ़ा भी आप टेस्ट देंगे ऑब्वियसली आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा टेस्ट के। तो यहाँ पे भी मैं 1000 है मेरा, वो पहली दफ़ा देने का है। फिर से अगर अप्लाई करूँगी फिर से वो 1000 देना पड़ेगा। चलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर बच्चे पूछते हैं टेस्ट के बारे में, उनको डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट होता या चारों दे सकते? तो जी हाँ, यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट नहीं होता। 4 दफ़ा कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस दफ़ा टेस्ट ले रही है तो आप चारों दफ़ा दे सकते हो। क्यों 4 दफ़ा ले रही है? ये यूनिवर्सिटी का एक तरीका होता है पैसे बटोरने का। मैं आपको बताती हूँ कैसे। मतलब एक तरह से बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी किस तरह से है कि आपने एक दफ़ा टेस्ट दिया, पहली दफ़ा दिया NTS का टेस्ट, और आपके टेस्ट में मार्क्स जो हैं वो कम आए क्योंकि आपको पता नहीं था टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। तो अगली दफ़ा जब आप टेस्ट देने जाओगे तो फिर आप ऑब्वियसली दोबारा देने जाओगे क्योंकि आपके पहले टेस्ट के मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप दोबारा देने जाओगे। तो अब आपका चूँकि पहले टेस्ट का एक्सपीरियंस रह चुका है तो आपको पता है अच्छा पेपर इस तरह का आता है, ये मुझे यहाँ से तैयारी करनी चाहिए। तो फिर अगली दफ़ा आप टेस्ट देने जाओगे तैयारी के साथ, तो पॉसिबल है अगली दफ़ा आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ठीक। अगला सवाल, पहले टेस्ट दिया हुआ NTS के थ्रू अब फिर टेस्ट दें। NTS के थ्रू अगर दिया हुआ है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, 70+ 80+ मार्क्स हैं, तो नहीं ज़रूरत आपको कॉमसेट का टेस्ट देने की। कॉमसेट भी NTS से परमिशन लेकर ही टेस्ट लेता है, ठीक है। NTS से परमिशन लेता है फिर टेस्ट कंडक्ट करता है। बस फ़र्क ये होता कि ये वाला जो टेस्ट है ना, जो कॉमसेट लेती है वो ऑन कैंपस टेस्ट होता है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, जबकि जो आप NTS के थ्रू टेस्ट देते हो वो NTS सेंटर के अंदर होता है, ठीक है। तो टेस्ट लोकेशन में फ़र्क है। कॉमसेट भी वैसा ही टेस्ट होता है जैसा आपने NTS में दिया था, बस फ़र्क ये है लोकेशन डिफरेंट है कि वो टेस्ट आपने NTS सेंटर में दिया था और ये वाला आप कॉमसेट यूनिवर्सिटी के अंदर ऑन कैंपस दोगे। बाकी फ़र्क नहीं पड़ता, जो रिज़ल्ट है वो तो वही कंसिडर होगा जिसमें आपके मार्क्स हाई होंगे। अब अगर आपके NTS वाले में हाई हैं तो कॉमसेट वाले में कम है ऑब्वियसली, तो आपका NTS वाला टेस्ट ही कंसिडर होगा, कॉमसेट के थ्रू जो आपने दिया वो वाला नहीं होगा। जिस टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो कंसिडर होगा। अगला सवाल, रोल नंबर स्लिप का कैसे पता चलेगा? अच्छा, अभी जो टेस्ट मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है, चूँकि मैं MS के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो वो गैट टेस्ट है जो 29 जून को हो रहा। अब 29 जून को मेरा टेस्ट है, तो रोल नंबर स्लिप जो है वो टेस्ट से कुछ दिनों पहले आती है। तो मुझे कैसे पता लगेगा रोल नंबर स्लिप आ गई? तो आपको अपने पोर्टल को जो है वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहना है। आपके पास लॉगिन ID है आपकी, आपका पासवर्ड है, आप उनको यूज़ करें और आप कभी भी आप अपना पोर्टल खोल सकते हो। तो आपकी रोल नंबर स्लिप आपको मिलेगी आपके पोर्टल के थ्रू, आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा कि रोल नंबर स्लिप आ गई है। आप आराम से वहाँ से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हो, अपनी टेस्ट की लोकेशन देख सकते हो, आपको अपना रोल नंबर पता लगेगा, आपको अपना जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से टेस्ट टाइप पता लगेगा कि कौन सा टेस्ट है, गैट A है, गैट B है, गैट C है। टेस्ट की टाइमिंग पता लगेगी और टेस्ट का डे पता लगेगा, डेट पता लगेगी। वैसे डेट अभी पता है 29 जून ही है। गैट जनरल के रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया वो क्या करें? कोई टेंशन नहीं है, नहीं दिया तो क्या हुआ, अभी आप कॉमसेट के थ्रू अप्लाई करें ना, एप्लीकेशन देते हुए साथ टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर दें, जैसे भी मैंने किया है। तो आप टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर दें, टेस्ट दें
तो आपका वो टेस्ट कंसीडर हो जाएगा, उसका रिजल्ट कंसीडर होगा, कोई मसला नहीं है, अभी डेट है। और एक और सवाल, अच्छा 4 टेस्ट हैं, मुझे कैसे पता लगेगा मैंने कौन सा देना है? ठीक है, तो वो आपको आपकी रोल नंबर स्लिप बताएगी। नेक्स्ट इनकमिंग टेस्ट कब है और आपने कौन से टेस्ट के लिए अपीयर होना है वो आपको आपकी रोल नंबर स्लिप बताएगी। वैसे रोल नंबर स्लिप पे नेक्स्ट कमिंग टेस्ट जो होता है वो उसी की डेट होती है। जैसे अभी जो है 29 जून को है तो आपका 29 लिखा होगा। आप देख लें आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है कॉमसेट का वो कब होने वाला है, तो आपका टेस्ट उसी डेट को होगा। वरना रोल नंबर स्लिप तो मतलब 10 दिन 8-10 दिन पहले टेस्ट के आपको मिल जाती है, तो आपको आपका डे पता लग जाएगा टेस्ट का, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपको क्या फ़र्क पड़ता है वो पहला टेस्ट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, मतलब बस कॉमसेट ले रही है और हाईएस्ट मार्क्स वाला आपका कंसीडर होगा, आप दे दें टेस्ट आराम से। और एक और सवाल, मेरिट का बता दें। अच्छा मेरिट का, तो मेरिट हर डिपार्टमेंट का अपना अपना मेरिट होता है। जैसे मैं अगर केमिस्ट्री का बताऊं तो केमिस्ट्री का 70+ होता है, मतलब जो कि कुछ बच्चों को होता है सिर्फ गैट पास करना काफ़ी है, मतलब गैट जनरल टेस्ट चाहिए ना एमएस में एडमिशन के लिए, तो उनको लगता है बस गैट का पास होना काफ़ी है। गैट पास होने का मतलब यह है आपके 50% मार्क्स आए हैं गैट जनरल टेस्ट में, ठीक है। तो गैट का सिर्फ पास होना काफ़ी नहीं है, गैट में आपके हाई मार्क्स का होना भी ज़रूरी है। जब गैट में आपके हाई मार्क्स होंगे तो वो आपकी मेरिट बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। जो 50% चीज़ें हैं वो आपका CGPA काउंट होगा और 50% आपके गैट के मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है जितने ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हो गैट में वो लो। तो मेरिट का यही है कि 70+ मार्क्स हाई कंसिडर किए जाते हैं। अगला सवाल, क्या आपका इस्लामाबाद कैंपस का रिजल्ट कॉमसेट के सब कैंपसेस के लिए वैलिड होगा? तो जी हाँ, वैलिड होता है। बस आप मेरिट पे आने चाहिए। जैसे अगर इस्लामाबाद कैंपस की बात करें तो इस्लामाबाद कैंपस का मेरिट थोड़ा हाई होता है, तो मे बी आपका इस्लामाबाद कैंपस में एडमिशन नहीं हो, लेकिन उसी टेस्ट की बेस पे आपका किसी दूसरे कैंपस में एडमिशन हो जाए अगर आपने वहाँ पर अप्लाई किया है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका एप्लीकेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब आपने अपना चालान फॉर्म डाउनलोड कर लिया है और अब बस आप एक ही स्टेप रह गया है, अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट करवानी है। तो मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताऊंगी, बहुत इजीली आप घर बैठे आराम से अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर सकते हैं सिंपल इजी पैसा ऐप के ज़रिए से। इजी पैसा ऐप तो तकरीबन हर एक के पास होती है, तो सिंपल आपको इजी पैसा ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, यहाँ पर सी ऑल का ऑप्शन नज़र आ रहा, सिंपल यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं इन पे टैप करो, सी ऑल पे हो गया। अब फिर से स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे आओ, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा अदर्स का ऑप्शन किसके अंदर आता है, ये बिल पेमेंट में। तो बिल पेमेंट में नीचे आओ तो यहाँ पर आपको अदर्स का ऑप्शन नज़र आता है, तो सिंपल आपने अदर्स पे टैप करना है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा सेकंड ऑप्शन 1 बिल इनवाइस या वोचर ना है। तो अगर आप अपना चालान फॉर्म देखो तो वहाँ पर भी ये लिखा हुआ कि आपको 1 बिल इनवाइस के ज़रिए से ही पेमेंट करना है। तो सिंपल आप यहाँ पर टैप करेंगे, ओपन हो गया। अब आपसे ये कंज्यूमर नंबर मांग रहा है, तो अगर आप अपना चालान फॉर्म देखो तो वहाँ पे 1 बिल इनवाइस नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ से उसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप करो, तो यहाँ पर लिखा आ रहा कि आपका 3500 का पेमेंट है। तो मेरी 2500 यूनिवर्सिटी की फ़ी थी, तो मैं टेस्ट भी कॉमसेट के थ्रू दे रही हूँ, तो उसका 1000 एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ा है। सो टोटल मेरी 33,500 का ये चालान फॉर्म था। तो पूछ रहा कि आप क्या पे करना चाहते हो, पे इन फुल पे आपको टैप करना है। तो अब फिर से पेमेंट के कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा कि आपको पेमेंट करना है 3500, तो मैं पे नाउ पे टैप करती हूँ और लिखा आ गया बिल पेड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ से व्यू रिसिप्ट, तो इसको करना है। तो ये मेरा लिखा आ गया कि मेरा बिल पे हो गया है, सो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया। सिंपल मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना कि बाद में यूज़ होगा। तो कुछ दिनों बाद आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो कंफर्म कर देगी कि आपकी जो फ़ी है वो उनको मिल गई है और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया गया है।